डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमारा हिस्ट्री पार्ट चल रहा है। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हम आज का जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी का निर्माण, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या नेशन की आर्किटेक्ट आर्मी हो सकती है? ये इन मैटर ऑफ जर्मनी के मामले में हम देखेंगे कि क्या सेना जो है वो किसी भी नेशन की निर्माता हो सकती है। वो हम इस चैप्टर में हम देखेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या आर्मी नेशंस की आर्किटेक्ट हो सकती है? ये हम जर्मनी के मामले में देखेंगे। आफ्टर 1848, 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी, ये रिवॉल्यूशन से जो है अलग होने लगे। 1848 के बाद में जो डेमोक्रेसी थी, जो रिवॉल्यूशंस था, वो मूव्ड अवे हो गया। किससे हो गया? नेशनलिज्म से। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। स्टेट की जो पावर थी उसको बढ़ाने के लिए, स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए और यूरोप के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेशन हासिल करने के लिए कंजर्वेटिव्स ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का उन्होंने यूज किया। किसके लिए किया? स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए और जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है ओवर यूरोप उसको अचीव करने के लिए। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट्स। इसे उस प्रोसेस के रूप में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली यूनिफाइड होकर नेशन स्टेट्स बन जाते हैं। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जैसा कि आपने पहले देखा है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो मिडिल क्लास है जर्मन लोग, उनमें काफी व्याप्त थी। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। मिडिल क्लास जर्मन्स जो थे उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वाइड स्प्रेड थी, उनमें फैली हुई थी। राष्ट्रवादी भावनाएं जो मिडिल क्लास का जो जर्मन्स था उनमें ये फीलिंग्स फैली हुई थी। Who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। और उन्होंने 1848 में जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है, जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके थे उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा
शासित राज्य, राष्ट्र राज्य बनाने का उन्होंने प्रपोजल किया। नेशन स्टेट्स जो है उन्होंने उसको बनाने का उन्होंने प्रयास किया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined force of the monarchy and the military, supported by the large landowners called junkers of Persia. लेकिन the liberal initiative to nation buildings was however repressed by the combined forces of the monarchy. लेकिन राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी जो पहल थी उसको एक तो राजशाही मोनार्की और एक मिलिट्री फौज की ताकत ने जो है इन दोनों ने मिलकर उसको रिप्रेस कर दिया, दबा दिया। राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी जो पहल की गई थी, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की जो लिबरल इनिशिएटिव की गई थी उसको रिप्रेस कर दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्स। एक कंबाइंड फोर्स के द्वारा, कौन कौन सी कंबाइंड फोर्स? मोनार्की एंड द मिलिट्री, मिलिट्री और मोनार्की के द्वारा इसको रिप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स, ये जो लैंड ओनर्स होते थे वहां पर उनको जुंकर्स कहते थे, ऑफ पर्शिया। और उनका पेशा के जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। जो लैंड ओनर्स थे, भूस्वामी, तो वहां पर उनको जुंकर्स कहा जाता था, पर्शिया में उनको जुंकर्स कहा जाता था। तो लैंड ओनर्स ने भी उनका जो है सपोर्ट किया, उनको समर्थन दिया। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इसके बाद में पर्शिया ने नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट का लीडरशिप जो किया, नेतृत्व किया। इट चीफ मिनिस्टर, इसका प्रमुख मंत्री था ओटो वॉन बिस्मार्क, was the architect of this process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. इसका प्रमुख मंत्री था जिसका नेम था ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, इसका वो जनक था जिसने मदद ली थी हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी, जो प्रशा की जो सेना थी उसकी हेल्प ली, एंड ब्यूरोक्रेसी, और जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी मदद से उसने लीडरशिप किया ओटो वॉन बिस्मार्क ने। 3 wars over 7 years, 7 वर्ष के दौरान, जो 7 years यानी 7 साल में 3 युद्ध हुए थे। 3 wars over 7 years, 7 वर्ष के दौरान जो 3 युद्ध हुए थे, किसके साथ में? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जो 3 युद्ध हुए थे, एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, उसमें प्रशा की जीत हुई। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी हुई। यानी जो 3 युद्ध हुए थे ऑस्ट्रिया के साथ में, डेनमार्क के साथ में, फ्रांस के साथ में, पर्शिया का, तो उससे जो है पर्शिया की विक्ट्री हुई और उसने यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया। इन जनवरी 1871, जनवरी 1871 में the Persian king Wilhelm I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। और जनवरी
1871 में वर्साई में, वर्सलीज में यानी वर्साई में एक सेरेमनी आयोजित की गई और उस सेरेमनी में प्रशा के राजा जो थे विलियम फर्स्ट, उसको प्रोक्लेम किया गया जर्मन एम्परर के रूप में। उसको जर्मन एम्परर घोषित किया गया, प्रोक्लेम किया गया। किसको किया गया? पर्शियन किंग को। पर्शियन किंग कौन था? विलियम फर्स्ट। विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया, घोषित किया गया, प्रोक्लेम किया गया। ऑन द बाइटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की बाइटरली कोल्ड थी, यानी अत्यधिक ठंड थी। बाइटरली कोल्ड का मतलब 18 जनवरी 1871 को बहुत ठंड थी, मॉर्निंग का समय था। एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मन राज्यों के राजकुमारों, प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे वो, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, आर्मी के जो प्रतिनिधि थे वो, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स, और जो महत्वपूर्ण जो मंत्री थे प्रशा के वो इसमें इंक्लूड थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड द काइसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। तो 18 जनवरी 1871 को एक वर्सलेज में एक समारोह हुआ। उस समारोह में कौन कौन शामिल हुए? एक तो प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स के जो राजकुमार थे, जर्मन राज्यों के जो राजकुमार थे वो, सेना के प्रतिनिधि, प्रमुख मंत्री जो ओटो वॉन बिस्मार्क था वो गैदर हुए इन द अनहीटेड हॉल। अनहीटेड हॉल का मतलब है कि बहुत ठंडा जो महल था, शीश महल था, हॉल ऑफ मिरर, शीश महल, इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज, वर्साई के महल में एक बहुत ठंडा शीश महल था। उसमें ये सभी इकट्ठे हुए और उसमें इनकी एक बैठक हुई और उस बैठक में प्रोक्लेम किया गया, किसको प्रोक्लेम किया गया? द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड ऑफ काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। और पर्शिया का नेतृत्व जो था वो कैसर विलियम प्रथम के रूप में उसको जर्मन साम्राज्य का उसको किंग बनाया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर नेशन बिल्डिंग्स की जो प्रोसेस थी, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। ये क्या दर्शाता है? ये है प्रशा राज्य की शक्ति के डोमिनेंस को बताता है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. नए राज्य ने क्या किया? The new state placed a strong emphasis, इन्होंने जो है strong emphasis किया, किसके ऊपर किया? किसके ऊपर इन्होंने जोर दिया? इन्होंने एक तो मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, एक तो जो जर्मनी की जो मुद्रा थी उसके ऊपर उन्होंने एम्फेसिस किया, बैंकिंग प्रणाली के ऊपर जोर दिया। इसके अलावा लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, इसके अलावा कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन पर इन्होंने काफी जोर दिया। जो न्यू स्टेट था जर्मनी में, जो नया स्टेट बना था,
तो उसने जो है एम्फेसिस किया था, जोर दिया था मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। यानी इसने करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम्स के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस किया। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम a model for the rest of Germany। और प्रेशा के द्वारा जो मेजर्स उठाए गए, जो स्टेप्स उठाए गए, इसके अलावा जो प्रैक्टिस की गई, जो कार्रवाई की गई, वो जो रेस्ट ऑफ द जर्मनी थी उसके लिए ये मॉडल के रूप में थी। यानी प्रेशा के द्वारा जो भी कदम उठाए गए, जो भी कार्रवाइयां की गई, ये बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ये बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। इटली यूनिफाइड, एकीकृत इटली। इटली का निर्माण कैसे हुआ, इटली एकीकृत कैसे हुआ, वो हम देखते हैं। लाइक जर्मनी, जर्मनी की तरह इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक लंबा हिस्ट्री रहा था, राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। इटली अनेक डायनेस्टिक स्टेट्स में, इसके अलावा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली जो था वो किसमें फ्रेगमेंटेशन था, ये इसका जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था वो था सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स में, वंशानुगत राज्यों में, और इसके अलावा मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, इसके अलावा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये बिखरा हुआ था। कौन था, इटली। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ था, बटा हुआ था, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमेंट था, उसमें एक इटालवी जो राजघराना था, प्रिंसली हाउस था, उसका शासन था। 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, उसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट था। वहां पर कौन रूल कर रहा था, इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी इटालियन राजघराने का उस पर कंट्रोल था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। इटली का जो उत्तरी भाग था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन में था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, और इटली का जो सेंटर वाला भाग था वो पोप के द्वारा शासित था, पोप के अंडर में था। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। और इसके अलावा जो दक्षिणी क्षेत्र था, सदर्न रीजन्स था, वो स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। जो बुर्बो किंग्स थे स्पेन के, उनके डोमिनेशंस में था। कौन सा रीजन्स, सदर्न रीजन्स। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। यहाँ तक कि इटालवी भाषा ने भी अभी जो साझा रूप होता है, कॉमन फॉर्म होता है, वो अभी उसने प्राप्त नहीं किया था। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। उसके विविध क्षेत्रीय, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस थे। यानी जो लैंग्वेज थी इटालियन लैंग्वेज, उसने भी कोई कॉमन फॉर्म नहीं लिया था।
उसके भी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस थे। ड्यूरिंग द 1830s 1830 के दशक में गुसेप मैजिनी had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। 1830 की डिकेड्स में जूसेप मैजिनी ने यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक के लिए एक प्रोग्राम पेश किया, एक कोहेरेंट प्रोग्राम उसने जो है पेश किया। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। और उसने एक सीक्रेट सोसाइटीज का भी फॉर्म किया, उसका नेम था यंग इटली। गुसेप मैजिनी ने एक गुप्त सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नेम था यंग इटली। यंग इटली जो है ये गुसेप मैजिनी ने इसको फॉर्म किया था, इसको बनाया था। यंग इटली गुप्त संगठन इसने जो है बनाया था यंग इटली के नाम से। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से, जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे 1831 और 1848 में, उनकी असफलता से युद्ध के द्वारा इटालियन स्टेट्स को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो शासक थे जिसका नेम था विक्टर एमेन्युअल सेकंड, उसके ऊपर आ गई। इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन्स, इस क्षेत्र के शासक जो अभिजात वर्ग थे, इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन्स, इस रीजन्स के जो रूलिंग एलाइट्स थे यानी जो अभिजात वर्ग था, उनकी आई में या उनकी नज़र में यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और पॉलिटिकल डोमिनेंस की संभावनाएं उत्पन्न करता था। चीफ मिनिस्टर काउर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। एक प्रमुख मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर, जिसका नेम था काउर, वो जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत किया था, एकीकृत करने वाला जो मूवमेंट था उसका उसने नेतृत्व किया था, लेड किया था, वो एक क्रांतिकारी नहीं था, न तो वो एक क्रांतिकारी था और न ही वो एक डेमोक्रेट था, जनतंत्र में विश्वास करने वाला। यानी काउर जो था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले मूवमेंट्स का उसने लेड किया था, वो न तो रिवोल्यूशनरी था और न ही डेमोक्रेट था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, इटालवी अभिजात वर्ग के जो
रिच पर्सन्स थे, वेल्दी पर्सन्स थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे, उनकी तरह ही वो क्या था, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। शिक्षित सदस्यों की तरह ही वो इटालियन भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलने वाला था। जो काउर था उसको फ्रेंच भाषा अच्छी आती थी, इटालियन की अपेक्षा वो फ्रेंच अच्छी प्रकार से बोल सकता था। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Kaur, Sardinia Piedmont succeed in defeating the Austrian force in 1859। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काउर का ही हाथ था, से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा पाने में कामयाब हुआ। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, सैनिकों के अलावा, यानी नियमित सैनिकों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स के अलावा a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। एक नियमित ट्रूप्स के अलावा जूसेप गेरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में जो वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। जो वॉलेंटियर्स थे, आर्म्ड वॉलेंटियर्स, उनके साथ जो है गेरिबाल्डी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। 1860 में जो साउथ इटली था, दक्षिणी इटली, एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, इसके अलावा दो सिसिलियों के राज्य में उन्होंने एंटर किया। and succeed in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। और स्पेनिश शासकों को हराने के लिए जो लोकल पीजेंट्स थे, उनका सपोर्ट पाने में वो सफल रहा। इन 1861 में विक्टर एमेन्युअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और 1861 में एमेन्युअल सेकंड को यूनिफाइड इटली का राजा घोषित किया गया। हाउएवर, इसके अलावा मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन among whom rates of illiteracy were very high। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें इलिटरेट पीपल ज़्यादा थे, उनकी दर काफ़ी ऊंची थी, वो रिमेंड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से वो अनभिज्ञ थे, अनजान थे। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife। दक्षिणी इटली में जिन किसानों ने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेन्युअल की पत्नी थी। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था। जिन पीजेंट्स ने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया था, उनको इटालिया के बारे में जानकारी नहीं थी, और वो मानते थे कि जो ला टालिया है वो विक्टर एमेन्युअल की पत्नी थी। ये उन्होंने कभी नहीं सुना था।
स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के अंदर जो पार्ट हमारा चल रहा था, जो चैप्टर हमारा चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो टॉपिक था द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का मेकिंग किस प्रकार हुआ। इसके अलावा कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, नेशन के आर्किटेक्ट में आर्मी का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमने देखा। इसके अलावा इटली यूनिफाइड, इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में, जो हमारा टॉपिक होगा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक जो स्ट्रेंज केस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।